नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। बिहार में टीका लगवाने वालों की संख्या 88,000 से अधिक हुई। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 98.56% लोग स्वस्थ हुए। राज्य सरकार ने कहा, प्राथमिक स्कूलों को खोलने का निर्णय इस सप्ताह होने वाली आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लिया जाएगा। और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी बढ़ी। राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर जैसे हालात। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.9% हो गई है। इस महामारी से 1 करोड़ 3 लाख से अधिक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय 1,77,266 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.66% है। भारत में संक्रमण दर प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में काफी कम है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर भी विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रदेश में अब तक 88,207 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य के किसी हिस्से से इस टीके के प्रतिकूल प्रभाव की खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार ने फरवरी तक टीकाकरण का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। जिन लोगों को टीका लग चुका है, उन्हें मध्य फरवरी से कोविड टीके की दूसरी डोज दी जाएगी। कई चिकित्सकों ने खुद भी कोविड का टीका लिया है और उनका कहना है कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। बेगूसराय के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर हरेराम कुमार ने कहा कि टीका लेने के बाद भी पूरी तरह सावधानी बरतनी आवश्यक है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दिनांक 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण का पहला टीका इस जिले में लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ये विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आप सबों से अनुरोध भी है कि आप सब लोग भी टीका लें, 28 दिन बाद दूसरा डोज लें और उसके 15 दिन तक हम लोग सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग का प्रयोग करते रहें और 15 दिन पूरा होने पर भी हम पूर्ण प्रतिरक्षित हो पाए। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीके को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या इससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुआ है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई है और वो जो बाहर भी यूज हो रही है वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.56% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.66% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 170 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,56,400 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 160 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,60,000 से अधिक हो गई। कल सबसे अधिक पटना से 65 मामले सामने आए हैं। गया से 13 और सारण से 11 मामलों की पुष्टि हुई है। 5 जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,252 है।
राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 9वीं तक के स्कूल खोलने के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आपदा समूह की बैठक इसी सप्ताह होगी। श्री कुमार ने कहा कि पहले मध्य विद्यालय खोले जाएंगे, इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना का कहर बढ़ने के बाद पिछले साल 24 मार्च से ही सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। राज्य सरकार ने 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर परीक्षा की निगरानी ऐप के माध्यम से करेगी। इसके लिए बोर्ड ने एग्जामिनेशन ऐप विकसित किया है। इसका मकसद परीक्षा में धांधली को रोकने के साथ साथ अन्य सूचनाएं तुरंत हासिल करना है। ऐप से सभी जिलों के डीईओ सहित अन्य अधिकारियों को जोड़ा गया है। इधर बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और मानक तापमान से अधिक होने पर परीक्षार्थी को अलग कक्षा में बिठाया जाएगा। इंटर की परीक्षा 1 से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ विचारों पर वे कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी वे डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत पर्व 2021 कल नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के उल्लास के साथ शुरू हुआ। ये वर्चुअल आयोजन 31 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने 2016 से हर साल पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करता आ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत पर्व का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, कपड़े और परंपराओं को जानने और समझने का अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। इस आभासी मंच पर गणतंत्र दिवस परेड की झलक और सशस्त्र बलों के संगीत की धुनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, रेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और खादी व ग्रामोद्योग आयोग सहित अन्य संगठन देश भर से हस्तकला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्यिक सामग्री और हथकरघा शिल्प को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल मंडप बनाया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय की मीडिया इकाई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर केंद्रित फोटो, वीडियो और अन्य विषयों पर प्रदर्शनी लगा रही है, जिनमें स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, बापू के सपनों का भारत विषय शामिल हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए प्रकाशन विभाग का वर्चुअल मंडप कला और संस्कृति, इतिहास और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनी पर पुस्तकों के माध्यम से प्रदर्शनी लगा रहा है। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। राजधानी दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने कानून के उल्लंघन, दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घातक हथियारों से सरकारी कर्मियों पर हमला करने के बारे में लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच कल पूरे दिन संघर्ष जारी रहा।
हिंसक घटनाओं में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और दंगाइयों ने सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भीड़ में से कुछ लोग लाल किले की प्राचीर पर भी चढ़ गए, जहां उन्होंने अपने संगठनों का झंडा फहराया। दिल्ली पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद लाल किले की प्राचीर और आसपास से भीड़ को भगा दिया। इस बीच दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने आंदोलनकारी किसानों से हिंसा न करने को कहा है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन की स्थिति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया गया है। 72वां गणतंत्र दिवस कल देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थी। इसके अलावा डिजिटल भारत, 4 श्रम कानूनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल थी। स्कूलों के बच्चों ने हम फिट तो इंडिया फिट तथा आत्मनिर्भर भारत के विषयों पर नृत्य प्रस्तुत किए। राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट से हुआ। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर, बाढ़, मोकामा और राजगीर समेत 13 स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली से सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि आईपी के माध्यम से स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के साथ रेल कर्मचारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में दानापुर सेना भर्ती कार्यालय के अधीन आने वाले 7 जिलों के लिए 11 से 28 फरवरी तक सेना बहाली की प्रक्रिया होगी। इसके लिए सेना मुख्यालय ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें सोल्जर जीडी, टेक्निकल क्लर्क, एसकेटी, नर्सिंग सहायक और ट्रेड्समैन श्रेणी के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। इस दौरान शारीरिक दक्षता की जांच के बाद मेडिकल जांच होगी। बहाली में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के 88,500 से अधिक युवक शामिल होंगे। प्रदेश भर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। पछुआ हवा के प्रवाह के कारण पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में कनकनी बढ़ गई है। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़े अंतर के कारण सुबह और शाम कोहरे की स्थिति बनी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज भी गया, पूर्णिया, सुपौल समेत राज्य के विभिन्न जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। इधर पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाये रहने के कारण ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभिन्न स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। बिहार में टीका लगवाने वालों की संख्या 88,000 से अधिक हुई। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 98.56% लोग स्वस्थ हुए। राज्य सरकार ने कहा प्राथमिक स्कूलों को खोलने का निर्णय इस सप्ताह होने वाली आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लिया जाएगा। और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड और कनकनी बढ़ी, राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर जैसे हालात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।